हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए बना रही हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर 6 है हिस्ट्री का, द 3 ऑर्डर्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो 19 to 15th सेंचुरी के अंदर जो यूरोप के अंदर चेंजेस आए उनका जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में मैं तुम्हें ये बता दूँ, जो क्रिश्चियनिटी थी, जो कि 1st सेंचुरी एडी में जीसस क्राइस्ट आए, उनका क्रूसिफिक्शन हुआ और उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर बैन लगा दिया गया था। इन 3rd सेंचुरी जो रोमन एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने वो लीगल बैन रिमूव कर दिया और वो खुद क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर बन गए। उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लग गई पूरे यूरोप के अंदर। और एक टाइम ऐसा आया था जब पूरे यूरोप को जो है जितने भी किंगडम्स थे उनको मिला के क्रिश्चियनडम कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एंड ऑलमोस्ट ऑल द किंग्स वर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी। धीरे धीरे जो है चर्च को बहुत ज़्यादा पावर्स मिलने लग गई। चर्च बिकेम वेरी वेरी पावरफुल। उसके बाद पावरफुल होने के बाद करप्शन स्टार्ट हुआ। तो तुम्हारे चैप्टर के अंदर डायरेक्टली वो करप्शन नहीं आया, उसका थोड़ा बहुत जिक्र आया है, पर मुझे लगा कि एक बार मैं ये तुम्हें बता दूं ताकि आगे जाके जो किस तरीके से जो है 3rd ऑर्डर को ये टॉर्चर करते थे। कुछ टैक्स चर्च लेता था, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स लेते थे, कुछ किंग भी लेता था। तो हर कोई जो है 3rd ऑर्डर जो कि जिसके अंदर ओनली फार्मर्स थे, उसको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो इसमें जो है इन्होंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश करी गई तुम्हारे चैप्टर के अंदर कि जो लास्ट 100 ईयर्स हैं, हिस्टोरियंस ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वर्क किया है फ्यूडलिज़म के ऊपर। और जो फेमस हिस्टोरियन था वो मार्क ब्लोच था, जिसने इसके ऊपर काम किया। और फिर बाद में अनलक्कीली, अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है डेथ हो गई थी ड्यूरिंग 2nd वर्ल्ड वॉर। नाजी पीपल किल्ड हिम। तो फिर वॉटेवर, लेकिन उसने जो कुछ भी लिखा है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस। और अगर आप यूरोप की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो उनका काम जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है उसके लिए, जो रिपोर्ट्स उन्होंने दी हैं अपने थीसिस के अंदर। स्पेशली जो मार्क ब्लोच थे उन्होंने वर्क किया था फ्रेंच सोसाइटी के ऊपर। उन्होंने 900 से लेके 1300 तक की जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। फ्यूडलिज़म के बारे में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता कि व्हाट इज़ फ्यूडलिज़म। फ्यूडलिज़म जो है लिया गया है फ्यूड वर्ड से। फ्यूड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड। अगर आप फ्यूडलिज़म की बात करते हो, इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो कि फ्यूडलिज़म के अंदर जो राजा होता है वो नोबल्स को, जो भी उसने चुने हैं, जो पावरफुल पर्सन्स जो उसको लगता है कि दे आर कैपेबल ऑफ गवर्निंग, ये रूल कर सकते हैं, दे कैन मैनेज द एरियाज़, तो वो उनको एक पीस ऑफ लैंड देता है। और जब ये पीस ऑफ लैंड जो होता है एक सेरेमनी के तहत दिया जाता है, जिसमें राजा उसको पीस ऑफ लैंड देगा। वो अपने घुटनों पे झुक के, हाथ जोड़ के, और जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और प्लेज लेगा कि मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहूँगा। तो इस तरीके से एक सेरेमनी होती थी। इस सेरेमनी में ये जो पीस ऑफ लैंड दिया जाता था इसको ही फ्यूड कहते थे और इसी से ये फ्यूडलिज़म आया। इस फ्यूडलिज़म के तहत ये एक लॉयल्टी का बॉन्ड होता था कि आप जब आपको ये लैंड मिली, आप नोबल अपॉइंट हुए, उसके बाद जो है आप राजा के प्रति लॉयल रहेंगे और काम करेंगे। जबकि जो फ्यूडल लॉर्ड होता था, जिस भी नोबल को ये फ्यूड मिला वो फ्यूडल लॉर्ड बन गया। जो भी फ्यूडल लॉर्ड होता था उसके अपने एरिया में सारे जो जुडिशल राइट्स हैं उसके होते थे। पीजेंट से कितना टैक्स कलेक्ट करना है और कितने उसको वहाँ पे सोल्जर्स रखने हैं, और एवरीथिंग वाज मैनेज्ड बाय दैट फ्यूडल लॉर्ड।
अगर हम फ्यूडलिज़्म का जो कहाँ से निकल के आया, अगर हम उसकी बात करते हैं तो फ्यूडलिज़्म जो है एक जो प्री रोमन टाइम से पहले ही ये स्टार्ट हो चुका था, वहीं से इम्प्रूवमेंट होते होते ये जो है जो प्रेजेंट फ्यूडलिज़्म जो तुम्हारे चैप्टर में पढ़ रहे हो इसने ये फॉर्म ली थी। अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि तुम्हारे चैप्टर में बताया गया है कि क्रिश्चियनिटी ने सरवाइव किया जबकि रोमन एम्पायर जो है कोलैप्स हो गया था। और अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी के सर्वाइवल के लिए, क्रिश्चियनिटी के जो स्प्रेड हुआ, जितना प्रचार हुआ, उसके लिए रोमन एम्परर वाज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, क्रिश्चियनिटी ने सर्वाइव किया। ऐसे ही कुछ सिस्टम्स थे जो प्री रोमन टाइम से चलते आ रहे थे, चाहे वो एम्पायर्स ख़त्म हो गए लेकिन ये जो सिस्टम थे वो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो के आगे जो है चलते रहे। अब थोड़ा सा इस चैप्टर में तुम्हारे आगे जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। एक जर्मैनिक ट्राइब थी जो, जब ओवरऑल यूरोप की बात करते हो तो यूरोप में इसको, जैसे हम इंडिया में थे, इंडिया में एंशिएंट टाइम्स में अगर आप देखो अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट किंग्स जो है रूल करते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह गए, किसी को कॉन्कर किया, अपने एरिया में मर्ज कर लिया। सिमिलरली यूरोप के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी चलती रहती थी। तो ये जो फ्रांस है ये कैसे जो है अस्तित्व में आया उसके बारे में बताया गया है। पहले जो फ्रांस वाला एरिया है इसका नाम था गौल, GAUL। ओके, उसके बाद एक जर्मनिक ट्राइब थी जो घूमते घूमते इस एरिया में आ गए और उस ट्राइब का नाम था फ्रैंक्स। वो यहाँ पे सेटल्ड हो गए गौल प्रोविंस में। ये उस टाइम रोमन एम्पायर का पार्ट था ये गौल प्रोविंस, जब वो फ्रैंक्स यहाँ पे आके सेटल हुए थे और उन्हीं फ्रैंक्स के नाम से इस एरिया का नाम जो है फिर फ्रांस हो गया। अब 6th सेंचुरी के बाद से ये वाला एरिया जो है फ्रैंक किंग्स इसको रूल करते थे और उनके चर्च के साथ अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लिंक्स होते थे। ये थोड़ा सा बता रखा कि किस तरीके से कितना उनका लिंक था कि 1800 में जो पोप था, पोप होता है जितने भी क्रिश्चियंस हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, उनका जो रिलीजियस हेड है उसको पोप कहते हैं और वो वेटिकन सिटी में रहता है, अब भी वहाँ पे रहता है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तब आगे इनके इलेक्शंस होते हैं और नेक्स्ट पोप को ये चुनते हैं। जब वो इलेक्शन होता है तो दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, बिशप्स वगैरह, वो जाते हैं और इनके इलेक्शन की भी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। तुम्हें न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते रहना चाहिए, उसमें जब ये इलेक्शन होते हैं तो इसको लाइव भी दिखाते हैं। फिर ये थोड़ा सा जो है इंग्लैंड का बता रखा कि इंग्लैंड में शुरू से लेके जो है एंग्लो सैक्सन किंग्स रहते थे। फिर जो प्रेजेंट डे का जो इंग्लैंड है वो उसी एंग्लो वर्ड से, एंगल वर्ड से उसको इंग्लैंड जो है कहा जाने लग गया था। फिर इसमें थोड़े से चेंजेस आए। जो फ्रांस था, जहाँ पे फ्रांस में जैसे वो रूल स्टार्ट हो गया था इनका, जो फ्रेंच किंग्स थे उन्होंने भी अपने अंडर ये फ्यूडल लॉर्ड्स अपॉइंट कर दिए थे। और एक फ्यूडल लॉर्ड था नॉर्मैंडी एरिया का, नॉर्मैंडी एरिया में वो रूल करता था और उसका टाइटल था ड्यूक। ये जितना भी मतलब फ्यूडल लॉर्ड का जो लेवल होता है कि उसके अंडर कितना बड़ा एरिया है, कितनी उसकी पावर है, उसके हिसाब से उसको टाइटल दे देते हैं यूरोप में। किसी को ड्यूक बोल दिया, किसी को अर्ल बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। तो जो नॉर्मैंडी का जो फ्यूडल लॉर्ड था जिसका टाइटल ड्यूक था, तो उसको तुम्हारी बुक में लिखा गया है ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। तो वो जो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को कॉन्कर कर लिया और उसके साथ जो है काफ़ी सारे नोबल्स गए थे। उसके भी अंडर जो कमांडर्स थे, जो नाइट्स वगैरह थे, वो उसके साथ गए थे। वहाँ जाके उसने पूरे जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एरिया था उसका मैप तैयार किया और अपने साथ जो उसके लॉयल थे बंदे, उनको उसने जो है इंग्लैंड वाले एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके बीच में कि आप इस एरिया के लॉर्ड हो, आप यहाँ पे मैनेज करोगे, आप इस एरिया के लॉर्ड हो, आप यहाँ पे मैनेज करोगे। इस तरीके से जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें आगे जो है
थ्री ऑर्डर्स का बताया कि तुम्हारी बुक में जिन हम थ्री ऑर्डर्स का जिक्र कर रहे हैं वो थ्री ऑर्डर्स क्या है। ये थ्री ऑर्डर्स एक तरीके की सोसाइटी के अंदर कैटेगरीज थी। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि 3 स्टेट्स थे। ये जो थ्री ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं ओवरऑल यूरोप की जो बता रहे हैं, ये समझ लो वो 3 स्टेट्स की तरह ही थे। उसमें फर्स्ट स्टेट में कौन थे, जो क्लर्जी थे, जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकंड में नोबिलिटी आती थी और थर्ड में पीजेंट्स। यहाँ पे जो तुम्हारे चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा थ्री ऑर्डर्स का, इसमें भी सेम बात है। फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी चर्च पीपल, सेकंड ऑर्डर में नोबिलिटी और थर्ड ऑर्डर में पीजेंट्स। पीजेंट्स में भी तरह तरह के होते थे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम्हारी बुक में सेकंड ऑर्डर डिस्क्राइब किया है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंशियल जो है सेकंड ऑर्डर था। सेकंड ऑर्डर में नोबिलिटी थी, इसके अंडर कंट्रोल थी पूरी लैंड उस एरिया की। जो भी एरिया इसको दे दिया, सपोज़ आपको 1000 विलेजेस मिले हैं, तो वो पूरा एरिया जो है फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा गवर्न किया जाता था। और ये जो सिस्टम था, जैसे कि कोई फ्यूडल लॉर्ड अपॉइंट कर दिया, इसको वैसलेज बोलते हैं। वैसलेज, जब भी कोई किसी की सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करता है तो उसको ये कहते हैं हम लोग कि वो उसका वैसल बन गया। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो राजा की सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करते हैं और ये मानते हैं कि हमने राजा के प्रति जो है वफादार रहना है। तो इस वजह से ये इसको वैसलेज सिस्टम भी कहते हैं। वैसलेज, इंडियन हिस्ट्री में भी वैसल वर्ड का जिक्र आता है। जो इंडिपेंडेंट राजा होते थे उसको अगर किसी ने हरा दिया और उसका राज्य भी उसी के पास है, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तेरे को सुप्रीम एक्सेप्ट करता हूँ, तब उसको भी कहते थे कि ये राजा जो है अब उसका वैसल बन गया। ठीक है, तो ये सारे जो नोबल्स थे ना, ये वैसल होते थे राजा के। और जितने भी विलेजर्स उस एरिया में रहते थे जो फ्यूडल लॉर्ड के अंडर है, तो वो उस फ्यूडल लॉर्ड के वैसल होते थे। और जो वैसल होता था उसको अपने से बड़े वाले का ऑर्डर ओबे करना पड़ता था। जैसे राजा का ऑर्डर नोबल ने ओबे किया और नोबल्स का ऑर्डर पीजेंट्स ओबे करेंगे, क्योंकि वो उसके वैसल्स हैं। अब आगे जो है इसमें ठीक वही सेरेमनी बता रखी जो मैंने तुम्हें बताई थी कि जो जब भी ये इनकी अपॉइंटमेंट होती थी तो वो पीस ऑफ लैंड दिया जाता था। कुछ राजा पीस ऑफ लैंड की बजाय उसको एक स्टिक भी देते थे, और वो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एरियाज़ कि किस टाइप का वहाँ पे कस्टम है, तो वो उसी टाइप का उसको देंगे नोबल को। नोबल जो है प्लेज लेगा लॉयल्टी की और उसको अपॉइंट कर देंगे लॉर्ड। जो नोबल का हाउस था उसको मैनर कहते थे, और उसकी जो लैंड थी वो जितने भी कल्टीवेटर्स होते थे उस एरिया में, जितने भी लोग होते थे वो उसको कल्टीवेट करते थे, और वो फ्यूडल लॉर्ड को जो है रेंट देते थे उसके लिए। मैनोरियल इस्टेट के बारे में बताया गया, ये पेज नंबर 136 पे जो है तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। हर एक लॉर्ड का एक मैनर होता था, उसको मैनोरियल इस्टेट बोलते थे। मैनर हाउस, बड़ा सा एक मैंशन जैसे बंगलो बोलते हैं, ऐसे होता था। और इसके अंडर काफ़ी सारे विलेजेस आते थे। अगर स्मॉल स्टेट है उसका मैनोरियल स्टेट, तो उसमें क्या पता 50-70 फैमिलीज़ रहती हों, और अगर बहुत ही बड़ा उसका स्टेट है तो हो सकता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ फैमिली भी रह सकती थी। अब ये स्टेट के बारे में बता रखा कि जो मैनोरियल स्टेट होता था उसके अंदर क्या क्या होता था। जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो वहाँ पे अवेलेबल होती थी। दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ सेल्फ डिपेंडेंट मैनोरियल स्टेट। ग्रेन्स होते थे जो फील्ड्स में उगाए जाएंगे। जितने भी जो डिवाइस वगैरह बनाने होते हैं एग्रीकल्चर के, ब्लैक स्मिथ हैं या कारपेंटर्स हैं, वो सारे लॉर्ड के लिए काम करेंगे। दे ऑल्सो विल बी देयर। जितना भी वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है उस एरिया में, वो सारे स्टेट का पार्ट होंगे। और जो लॉर्ड्स होते थे वो इन्हीं जंगलों में जो है हंट करने जाते थे, शिकार करने जाते थे। और काफ़ी सारे एरियाज़ खाली पड़े होते थे जिसमें घास वगैरह उग जाता था, जिसको पास्चर्स बोलते हैं। तो वो भी अगर उन्हीं विलेजेस का पार्ट हैं, जो मान लो 1000 विलेजेस एक
फ्यूडल लॉर्ड के अंडर हैं, और वहाँ पे बीच में पास्चर्स भी हैं, चरागाहें भी हैं, तो वो भी जो है उसी फ्यूडल लॉर्ड की कहलाएंगी। और ये इसके जो हॉर्सेस हैं या बाकी के एनिमल्स हैं जो पीजेंट्स वगैरह रखते हैं, वो वहाँ पे ग्रेज कर सकते थे। और हर स्टेट के अंदर एक चर्च होता था और एक कैसल होता था जो जैसे अपने फोर्ट्स होते हैं, अपने इंडियन हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, फोर्ट वॉज देयर टू डिफेंड द एरिया। तो ऐसे ही हर एक स्टेट में कासल होता था। मान लो किसी के साथ उसका वॉर हो जाता है तो लोग जो है आके उस कासल में दे कैन टेक शेल्टर। इसकी मजबूत सी दीवारें होती थी, और इसको अगर वो चाहते फ्यूडल लॉर्ड्स, दे कुड यूज़ एज प्रिजन फॉर देयर एनिमीज़। वो मल्टीपर्पज़ होता था, लेकिन मेनली इट वाज टू डिफेंड द कंट्री। पेज नंबर 137 पे दे रखा है कि जो 13th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तभी से जो है ये कासल्स थे, इनका साइज़ बड़ा और बड़ा होता गया। इंग्लैंड को जब ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने जीता था, जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो उसके बाद से जो है वहाँ पे इन्होंने जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे पावर के, वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिए थे और फ्यूडल सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया था। जो मैनर होता था वो समटाइम्स इन सम केसेस फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाता था। कोई चीज़ें होती हैं जैसे लग्जूरियस थिंग्स होती हैं, अगर दे आर नॉट अवेलेबल इन दैट एरिया, फिर वो उसको बाहर से इंपोर्ट कर लेते थे। दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग। अब नाइट्स के बारे में बता रखा थोड़ा सा तुम्हारे इस चैप्टर में। जो नाइट्स होते थे, अब सपोज़ फ्यूडल लॉर्ड एक एरिया को गवर्न कर रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला ही सारे काम कर लेगा। तो ये जो नाइट्स होते थे ना, ये एक तरीके के मिलिट्री कमांडर्स की तरह होते थे। जैसे राजा फ्यूडल लॉर्ड को अपॉइंट करता था, ऐसे फ्यूडल लॉर्ड जो है नाइट को अपॉइंट करता था, और नाइट को वो अपने एरियाज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। जैसे उसको 1000 विलेजेस मिले हैं, और अगर इसको 500 नाइट्स चाहिए, क्योंकि कभी भी वॉर हो जाता है तो इनको ट्रेंड भी सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, कमांडर्स की, जो आगे भी जो है हेल्प कर सकें इसकी। तो ये नाइट अपॉइंट कर देता था और उनको दे देता था। किसी को 2 विलेजेस दे दिए, कोई ज़्यादा पावरफुल है उसको 10 दे दिए, और वो सारे इसके प्रति लॉयल होते थे। और अगर राजा का भी किसी के साथ वॉर होता है तो ये सोल्जर्स जो है और ये नाइट्स को वहाँ भेज देता था। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसे युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो जितने भी पीजेंट्स थे, मेल पीजेंट्स, उनको वेपन्स दे के एज फुट सोल्जर्स वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि किंग जो है लॉर्ड्स को अपॉइंट करेगा, लॉर्ड जो है नाइट्स को अपॉइंट करेंगे, और सेम टाइप की सेरेमनी होगी। जैसे फ्यूडल लॉर्ड ने प्लेज ली थी कि आई विल बी लॉयल टू द रूलर, ऐसे ही नाइट भी जब अपॉइंट किया जाएगा तो वो भी ऐसे ही प्लेज लेगा। और ये जो नाइट होते थे ये ट्रेंड सोल्जर्स होते थे, मिलिट्री कमांडर्स की तरह, वेरी स्किलफुल एंड स्ट्रॉन्ग। इनको जो लैंड दी जाती थी उसको फीफ कहते थे। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्यूड एंड फीफ। हैं तो दोनों ही पीस ऑफ लैंड, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो फ्यूड है वो राजा जो है फ्यूडल लॉर्ड को देता था जब किसी को भी अपॉइंट करता था, और जो फीफ है, फीफ वो पीस ऑफ लैंड है जो फ्यूडल लॉर्ड नाइट को देता था। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स का जो लैंड होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, कि जो भी राजा ने फ्यूडल लॉर्ड को दिया है, 1000 विलेजेस दे दिए, तो फ्यूडल लॉर्ड के बाद उसका जो बेटा होगा वो उसका वारिस बनेगा। ऐसे ही नाइट को भी जो ये फ्यूडल लॉर्ड देता था, उसके बाद नाइट के जो बच्चे होते थे वो उसके उत्तराधिकारी होते थे, और वो सेम रोल जो है प्ले करते थे। ये जो नाइट्स होते थे इनका ये मेन 2 फंक्शंस होते थे कि अगर वॉर हो जाता था तो ये मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लॉर्ड्स को,
और जो है ये एक रेगुलर फ़ी भी पे करते थे। जैसे अगर किसी को 5 विलेजेस मिले हैं एक नाइट को, तो उसमें से जितना भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करेगा वो सारा उसी ने अपने पास रखना है। तो इसको एक ऑब्लिगेशन के रूप में वो उसको चाहे आप फ़ी लगा लो, वो फ्यूडल लॉर्ड को देता था। फ्यूडल लॉर्ड भी अपने वाले लैंड में से राजा को कुछ ना कुछ देता था। यहाँ पे लेकिन ये डिफरेंस है, एक जो नाइट होता था वो अपने वाले लॉर्ड के अलावा किसी दूसरे लॉर्ड को भी सर्व कर सकता था, लेकिन अगर उसके खुद के लॉर्ड की किसी के साथ बैटल चल रही है तब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने फर्स्ट लॉर्ड को ही सर्व करेगा। लेकिन अगर पीसफुल टाइम्स हैं तो वो किसी और के लिए भी एज पेड वर्कर काम कर सकता है। ये नाइट की जो है एक फीचर था कि नाइट्स को क्या क्या राइट्स अवेलेबल थे। थोड़े से इसमें मिन्स्ट्रल्स और बार्ड्स के बारे में बता रखा है, तो मैं बस इन दोनों के बारे में इतना पता होना चाहिए कि जो मिन्स्ट्रल्स होते थे वो सिंगर्स होते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, गाने गाते रहते थे। कुछ जो लॉर्ड्स होते थे वो इनको पैट्रोनाइज करते थे, इनको कुछ ना कुछ पैसा दे दिया, फिर वो एक अच्छा सा ब्रेवरी का सॉन्ग लिखेंगे फ्यूडल लॉर्ड के बारे में और एक मैनर से दूसरे मैनर जाएंगे घूमते हुए और उसका जो है वो सॉन्ग गाते रहेंगे। बार्ड्स भी जो होते हैं वो भी सिंगर्स ही होते हैं, फोक सिंगर्स। वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और वो भी ऐसे ही सॉन्ग्स गाते हैं जो कुछ हिस्टोरिकल होते हैं, कुछ माइथोलॉजिकल। जैसे कुछ इन्होंने खुद ही इमेजिन कर लिया और कुछ उसमें रियलिटी थी कि कोई वॉर हुआ था, उसमें फ्यूडल लॉर्ड जीता था, ब्रेवरी दिखाई थी, कुछ बढ़ा चढ़ा के उसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से जो मिन्स्ट्रल्स होते थे और जो बार्ड्स होते थे वो ये सिंगिंग करते रहते थे। और जब भी फ्यूडल लॉर्ड जो है फीस्ट देता था पीजेंट्स को, तो ये इनको भी इनवाइट किया जाता था कि जब फीस्ट चल रही है तो ये गैलरी के अंदर जो है उधर अपना गाने गा के उनको एंटरटेन करते थे। और तुम्हारी बुक में ये भी बताया गया है कि जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे उनके जो मैनर में बड़ा सा हॉल होता था और उसके ऊपर बैल्कनी बनी होती थी और उसी में वो फीस्ट वगैरह का आयोजन किया जाता था और वहीं पे इनको सिंगिंग के लिए इनवाइट किया जाता था, बार्ड्स को और मिन्स्ट्रल्स को। और उन ज़मानों में बार्ड्स और मिन्स्ट्रल्स को लोग सुनना पसंद करते थे क्योंकि लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी और उनको जो जैसे हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ ली, हम पढ़े लिखे हैं कि क्या हुआ, कौन सा राजा जीता, कैसे वॉर हुआ, क्या इवेंट्स थे, लेकिन जो वो अनपढ़ लोग थे उस टाइम के, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इनके सॉन्ग से ही पता चलता था कि वॉर हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे जो है फ्यूडल लॉर्ड ने ब्रेवरी वहाँ पे दिखाई थी। अब तुम्हारी बुक में पेज नंबर 137 पे जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डिस्क्राइब किया गया है। चर्च के बारे में बताया है इसमें कि जो चर्च था, क्लर्जी थी, वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता था। चर्च की भी जो है अपनी लैंड होती थी और ये टैक्सेस जो है लोगों से लेता था। 1/10 जो है क्रॉप्स का ये टैक्स ले सकता था। राजा ने हर चर्च को इसकी अपनी भी लैंड दे रखी होती थी, पर उस एरिया में जितने भी विलेजेस थे, चाहे फ्यूडल लॉर्ड्स उनसे अलग से टैक्स लेगा और चर्च भी उनसे टैक्स ले सकता था। और अगर राजा चाहे तो राजा भी उन पीजेंट्स से टैक्स ले सकता था और मोस्टली लेते थे। वो तुम शायद नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हारे इसका जिक्र आएगा कि किस तरीके से जो है वो उनका जो टॉर्चर था वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे सिविल वॉर हुआ, चर्च के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था और ये पूरा सिस्टम जो है इनको चेंज करना पड़ा था। चर्च जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। और पोप जो है उस टाइम रोम में रहता था, आजकल वेटिकन सिटी में, जो कि रोम के अंदर ही है। अब वेटिकन सिटी को एक कंट्री का स्टेटस दिया हुआ है। जितने भी क्रिश्चियंस होते थे उस एरिया में जहाँ पे चर्च होता था, चर्च का जो प्रीस्ट होता था वो उन सबको गाइड करेगा, वट एवर दे हैव टू डू, हाउ दे हैव टू बिहेव। हर एक विलेज का, ऑलमोस्ट हर विलेज का एक चर्च होता था ताकि लोग जो है संडे को प्रेयर करने के लिए जा सकें और जो प्रीस्ट होता था उसका भाषण वो सुन सकें। अब यहाँ पे थोड़े से रूल बता रखे कि हर कोई जो है प्रीस्ट नहीं बन सकता था। सर्फ्स, विमेन और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, ये तीनों जो है
प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। सर्फ जो है पीजेंट्स ही होते थे, वो स्लेव टाइप के पीजेंट्स होते थे। आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी जब पीजेंट्स के टाइप्स आएंगे। विमेन को भी राइट नहीं था, और अगर आप अपाहिज हो तब भी आप प्रीस्ट नहीं बन सकते। जितने भी ये जो प्रीस्ट होते थे, बिशप्स होते थे, इनको रिलीजियस नोबिलिटी भी बोलते थे, क्योंकि नोबल्स की तरह इनके पास भी लैंड होती थी। ये बड़े पावरफुल होते थे, रिच होते थे, इनके अपने लैंडेड स्टेट्स होते थे, और ये बड़े बड़े जो है पैलेसेस के अंदर रहते थे। कौन? जो प्रीस्ट और बिशप्स थे, जो चर्च के हेड होते थे। 10% प्रोड्यूस ये पीजेंट से लेते थे। उस टैक्स को टिथे कहते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दो टाइप के टैक्स तुम्हारे इस चैप्टर में आए हैं, एक टिथे और एक टिले। टिथे वो टैक्स है जो चर्च लोगों से लेता था 1/10। जितने भी पीजेंट्स उस एरिया में हैं, उस एरिया में फ्यूडल लॉर्ड है, उसी के अंडर वो पीजेंट्स काम कर रहे हैं, पर चर्च उनसे अलग से टैक्स लेगा, फ्यूडल लॉर्ड उनसे अलग से टैक्स लेगा, और राजा अलग से लेगा। जो राजा टैक्स लेगा पीजेंट से, उसको टिले बोलते थे, TAILLE। ओके, और चर्च जो लेता था उसको टिथे बोलेंगे। चर्च के पास और भी ज़्यादा पैसा आता था इस टैक्स के अलावा। जितने भी रिच पीपल होते थे, जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं तो टैक्स दे के आते हैं, वैसे ही ये लोग भी यहाँ पे जो चर्च में जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा रिच हैं, आप चर्च विज़िट करने गए हो, तो ऑफ कोर्स आप भी जो है कुछ ना कुछ डोनेट करके आओगे। इस तरीके से जो चर्च हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे। ऐसा माना जाता कि चर्च में जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती थी, ये भी फ्यूडल लॉर्ड से ही कॉपी करी गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड को लॉर्ड कहना, जैसे हम बात करें तब के फ्यूडल लॉर्ड, तो वो गॉड को लॉर्ड जो कहना स्टार्ट किया था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लॉर्ड का मतलब होता है ब्रेड प्रोवाइडर। तो इस तरीके से गॉड जो है हमें सब कुछ देता है, तो गॉड भी जो है लॉर्ड हो गया। दूसरा, जैसे चर्च में जो बैठ के वो लोग हाथ जोड़ते हैं और झुकते हैं घुटनों पे, ये वहीं से लिया गया था। जब फ्यूडल लॉर्ड जो है राजा के सामने जब वो पीस ऑफ लैंड लेता था और लॉयल्टी की जो है प्लेज लेता था, वफादारी की कसम खाता था, ये उसी से कॉपी किया, जो चर्च में लोग भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ के झुकते हैं। आगे मंक्स के बारे में बता रखा है कि मंक्स जो हैं वो लोग होते थे जो अपना संसार को छोड़ देते थे, घर बार को छोड़ देते थे, और वो हमेशा के लिए अपना जीवन जो है क्रिश्चियनिटी के हवाले कर देते थे। मंक्स और प्रीस्ट में डिफरेंस होता है, ये तुम याद रख लेना। जो प्रीस्ट होते थे वो चर्च में रहेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लेकिन मंक्स जो है मोनास्ट्रीज़ में रहते हैं। मंक्स के बनने के भी कुछ रूल्स थे। आप मंक बन गए हो, आपका अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है। जो भी रूल्स हैं मोनास्ट्री के, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको प्लेज वगैरह भी लेनी पड़ेगी वो बनने से पहले। और उसके बाद जो है इसमें ये बता रखा कि जो नन्स होती हैं, नन्स जो फीमेल जो अपना घर छोड़ देंगी और सन्यासी बन जाएंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर, उनको नन बोलते हैं। नन्स की भी मोनास्ट्रीज होती थी, उनको ननरीज कहते थे, या उनको कॉन्वेंट भी कहते हैं। तो ये लोग वहाँ रहते थे, इनके लिए कंपलसरी था, शादी नहीं कर सकते थे, इनके घंटे निश्चित होते थे। आपको इतने घंटे मैनुअल लेबर करना है, और इतने घंटे आपको स्टडी करनी है, इतने घंटे आपको यू हैव टू हेल्प द नीडी। तो इनका जो लाइफ होता था वो फुल्ली डिसिप्लिन्ड होता था। मोनास्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, ये मैं तुम्हें बता दूं, मोनास्ट्री एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, जिसके जो कि मेनली रेजिडेंशियल एरिया से बाहर होती थी, बिल्कुल सुनसान इलाके में। उसको मान लो 500 एकड़ ज़मीन मिली हुई है एक मोनास्ट्री को, तो उसी के अंदर ही वो अपना जो मंक्स थे वो फार्मिंग भी करेंगे, मंक्स थे वो पेंटिंग्स भी करेंगे, और कुछ मंक्स जिस तरह का उनके अंदर टैलेंट है, म्यूजिशियन है, उसको उसी में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि तुम और म्यूज़िक सीखो और अपना टैलेंट निखारो, औरों को सिखाओ। तो धीरे धीरे जो है ये एक ऐसी जो एक्टिविटी का सेंटर बने, और इंग्लैंड के अंदर जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले मोनास्ट्रीज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो है मंक्स ने पहले हार्डवर्क किया, और क्रिश्चियनिटी इसी वजह से इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई थी कि इसकी टीचिंग्स में इतना ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट था।
ये लोगों को मोटिवेट करती थी कि आप जो है पवित्र जीवन जियो, लोगों की मदद करो। वो दूसरी बात है कि बाद में आके इतना ज़्यादा करप्शन आ गया था। और तुम्हारी बुक के अंदर जो है 2 पोइट्स के भी नाम मेंशन किए गए हैं। उन्होंने 2 पोएम्स लिखी जिनका जिक्र आया है कि उसमें मंक्स के और चर्च के लाइफ के बारे में फ़नी चीज़ें लिख रखी हैं। तो ये दिखाता है कि बाद में वो करप्टेड हो गए थे, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड जीवन जीते थे। अब ये पेज नंबर 139 पे एक बॉक्स के अंदर दे रखा है कि ये एक जो बेनेडिक्ट मोनास्ट्री थी, पोप बेनेडिक्ट ने उसको इस्टेब्लिश किया था, उसके अंदर एक रूल्स की बुक मिली है जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, 73 चैप्टर्स हैं उसके अंदर। और उसके अंदर जो है मंक्स के बारे में रूल्स डिस्क्राइब किए हैं कि आपको कभी भी जो है आइडल नहीं रहना, लेज़ी नहीं रहना, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है और आपको ह्यूमिलिटी दिखानी है। और ह्यूमिलिटी का मतलब है ओबीडियंस, आपको ऑर्डर्स ओबे करने हैं बस। आप मंक बन गए, आप नो नहीं कह सकते, जो आपको करने को बोला जाएगा, जितने रूल्स हैं सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप शादी नहीं कर सकते, आप खुद की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। अब पेज नंबर 140 पे दे रखा इन्होंने वो 2 राइटर्स के नाम जो मैंने पहले डिस्कस किया था। एक लैंगलैंड था इंग्लैंड का राइटर, उसने पियर्स प्लोमैन पोएम लिखी जिसमें मंक्स के लाइफ के बारे में वो जो है फ़नी बातें बताता है। एक जॉफ्री चौसर था, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी। तो इन्होंने भी हिंट किया है, हिंट्स दिए हैं उसके अंदर कि काफ़ी करप्शन जो है चर्च के अंदर आ गया था और मंक्स और नन्स के लाइफ में आ गया था। चर्च और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप था, आगे तुम्हारे चैप्टर में इसके बारे में दे रखा है कि जो पहले ज़मानों में जो इनके कुछ ट्रेडिशंस होते थे, कस्टम्स होते थे क्रिश्चियंस के, ये उससे पहले के जब ये क्रिश्चियंस बने भी नहीं थे, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, तो उनके जो लोकल कस्टम्स थे वो धीरे धीरे पेनिट्रेट होते गए क्रिश्चियनिटी के अंदर, लेकिन उनके नाम जो है क्रिश्चियंस वाले आ गए। जैसे अब आप समझते हो कि ये जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जिसको ये क्रिसमस कहते हैं, ये पहले से ही इनका एक ट्रेडिशनली एक फेस्टिवल होता था उस टाइम पे, और फिर धीरे धीरे जो है उसी की जगह इन्होंने क्रिश्चियनिटी जब क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई तो क्रिसमस उसी फेस्टिवल की जगह ये सेलिब्रेट करने लग गए और उसकी कुछ सेरेमनीज़ भी ले ली इन्होंने, नाम चेंज कर दिया, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो है जैसे गिफ्ट देना और कुछ चीज़ें करना जो पहले से चलती आ रही थी वो इन्होंने जारी रखी। फिर इन्होंने दूसरा भी एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, जो ईस्टर होता था, ईस्टर फेस्टिवल जो कि जीसस की क्रूसिफिक्शन की डेट थी, और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ये माना जाता है कि क्रूसिफिक्शन के बाद जीसस जो है अपने ग्रेव से वो उठ के आ गए थे और उसके बाद जीसस वॉज अलाइव, वो लोगों के बीच में काम कर रहे थे, ऐसा माना जाता है। इस बात की गारंटी नहीं है कि ऐसा सच में था कि नहीं, मतलब इनकी रिलीजियस बुक्स में लिखा है। तो ये भी जो है इस यहाँ का एक पहले से एक फेस्टिवल होता था, सदियों से चलता आ रहा था, जिसमें ये लोग जैसे स्प्रिंग का जब अराइवल होता था तो ये खेतों में जाते थे विज़िट करने और फसल देखते थे। तो जब ये वो फेस्टिवल इन्होंने ईस्टर से रिप्लेस कर दिया, तो अब क्रिश्चियनिटी का सेलिब्रेट कर रहे हैं ईस्टर पर, तब भी जाएंगे अपने फील्ड्स वगैरह को विज़िट करने, मतलब पुरानी सेरेमनीज़ उन्होंने जारी रखी और वो क्रिश्चियनिटी में मर्ज करके उन फेस्टिवल्स का नाम हो गया जो क्रिश्चियनिटी के फेस्टिवल्स का था। अब थर्ड ऑर्डर के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। जो थर्ड ऑर्डर होता था उसके अंदर सारे पीजेंट्स होते थे। पीजेंट्स 2 तरह के होते थे, फ्री एंड अनफ्री। फ्री पीजेंट्स वो होते थे जो फ्यूडल लॉर्ड के लैंड्स पे काम करते थे। इसमें क्या होता था, फ्यूडल लॉर्ड के मान लो 1000 विलेजेस हैं, तो उन विलेजेस के अंदर जितने लोग रहते हैं उसने हर एक बंदे को ज़मीन दे दी, आपके इसे 25 एकड़ है, 30 एकड़ है, बड़ी फैमिली है आपको 50 एकड़ भी मिल गई, वो उस पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। वो उनको मतलब है तो उनको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर था। इनके रूल्स होते थे
कि एक हफ्ते में 3-4 दिन आपको फ्यूडल लोड के लिए निकालने पड़ेंगे। आपको उसके पर्सनल जो खेत थे उनमें काम करना पड़ेगा। रोड वगैरह बनवा रहा है फ्यूडल लोड तो आपको वहाँ पे भी काम देना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये पीजेंट हैं जिनको ये कह रहे हैं फ्री पीजेंट्स थे। फ्री वाले पीजेंट्स से इतना ज़्यादा काम कराते थे। अब दूसरे थे स्लेव पीजेंट्स जिनको सर्फ बोलते थे, सर्फ। इसमें ये सर्फ जो होते थे ये उसके पर्सनल इस्टेट पे रहते थे फ्यूडल लॉर्ड के और वहाँ पे काम करते थे। इनको कहीं भी जाने की परमिशन नहीं होती थी। इनका लाइफ जो है ऑलमोस्ट स्लेव की तरह होता था। और इनकी ये किससे शादी करेंगे ये भी फ्यूडल लॉर्ड ही डिसाइड करता था। बाकी के जो पीजेंट्स हैं उनका भी फ्यूडल लॉर्ड से वो परमिशन लेके करते थे उसकी ब्लेसिंग्स के साथ। और अगर एक फार्मर जो है, एक पीजेंट है, वो चाहता है कि मेरी चॉइस से ही मेरे बच्चे की शादी हो और वो फ्यूडल लॉर्ड के पास जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी इस इंसान के बच्चे के साथ हो, तो आपको फ़ीस देनी पड़ती थी। अगर फ्यूडल लॉर्ड मान गया अच्छा है तो भी उसको फ़ीस देनी पड़ेगी कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं इसके लिए। तो इनकी जो ज़िंदगी है एक हेल की तरह होती थी। फ्री पीजेंट्स की लाइफ में बस एक इतनी खुशी की बात थी, वो जब चाहें जो है, अगर आपको किसी रिलीजियस जर्नी पे जाना है, आपके पास टाइम है, आप रिलेटिव से मिलने जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो। सर्फ जो थे वो कंप्लीट स्लेव्स की तरह थे, वो कहीं आ जा नहीं सकते थे बिना लॉर्ड की परमिशन के। इनको सिर्फ इतना राइट होता था कि ये लॉर्ड की जो आटा पीसने की जो चक्की होती थी उसको यूज़ करके अपना ग्रेन पीस सकते थे और उनकी जो वाइन प्रेस होती थी उससे अपने वाइन अपने लिए निकाल सकते थे। और जो लॉर्ड का जो चूल्हा होता था उस पर अपनी वो चपातियाँ बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते थे। थोड़ी बहुत ऐसे फ्रीडम इनको दे रखी थी, बाकी ये वहीं पे रहते थे। और आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे कई बार वो उसके टॉर्चर से तंग होकर वो भाग भी जाते थे वहाँ से, फ्यूडल लॉर्ड के स्टेट से। आगे इसमें बता रखा है कि ये जो इनका इमोशनल जो बॉन्ड था, चाहे फ्यूडल लॉर्ड उनको इतना टॉर्चर करता था, इतना काम कराता था, फिर भी जो है इनका आपस में एक इमोशनल कनेक्शन था फ्यूडल लॉर्ड्स का अपने पीजेंट्स के साथ। और पीजेंट्स ऑल्सो फेल्ट द सेम फॉर द फ्यूडल लॉर्ड। अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे इनके जो हैं पर्सनल रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए। वो तुम्हारी बुक में डिस्क्राइब कर रखा है। इसको हम इसी चैप्टर की वीडियो नंबर 2 में करेंगे। अभी ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ और इसके सेकंड पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू।